अब इसी डेवलपमेंटल प्रोसेस को थोड़ा और आगे डिटेल में समझते हैं। जैसा थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि गैस्ट्रुलेशन में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से तो इनर सेल मास रीजन के अंदर 3 जर्म लेयर एस्टैब्लिश हो जाती हैं। इन 3 जर्म लेयर के एस्टैब्लिश होने के बाद यहाँ पर ये तीनों जर्म लेयर की जो प्लेट होती है ये फोल्ड हो जाती है, और फोल्ड होने के बाद ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर हमें नजर आती है। तो अभी हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये कौन सा वाला रीजन है, ये जो ब्लैक कलर से मैंने यहाँ पर बना रखा है, जो एम्ब्रियोनिक नोब से डेवलप हुआ है। इसमें 3 जर्म लेयर एस्टैब्लिश हो चुकी हैं और उसके बाद इसकी फोल्डिंग हो चुकी है, और उसके अंदर एक कैविटी अपीयर हो चुकी है जिसे बोलते हैं आर्केंटेरॉन कैविटी। ये आर्केंटेरॉन कैविटी गैस्ट्रुला स्टेज के एंड तक आते आते ही एस्टैब्लिश हो जाती है। तो अब फिलहाल यहाँ क्या चल रहा होगा, यहाँ आर्केंटेरॉन कैविटी है, उसके अलावा यहाँ पर अंदर 3 जर्म लेयर्स है। तो अब उन 3 जर्म लेयर्स में चल रहा है ऑर्गेनोजेनेसिस। अब यहाँ पे अंदर ऑर्गन बनते जाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनते जाएंगे, और ये हमारी बॉडी डेवलप होती जाएगी। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मतलब क्या था कि जिसके अंदर ट्रोफोब्लास्ट सेल से फर्दर डेवलपमेंट होकर बहुत सारी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर फॉर्म होती हैं, लाइक कोरियन, एमनियन, यॉक्सेक और एलेंटॉइस। इसमें सबसे बाहर मैंने लिखी हुई है कोरियन, ये एमनियन, ये एलेंटॉइस और ये यॉक्सेक। तो थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। सबसे बाहर वाली इस स्ट्रक्चर में आप लेयर देखेंगे, ये जो ब्लैक कलर से लेयर बना रखी है दैट इज ट्रोफोब्लास्ट। जो भी नई लेयर्स अंदर बनी है वो ट्रोफोब्लास्ट की सेल से ही डिवाइड होकर अंदर की तरफ नई लेयर्स बनती गई हैं। ट्रोफोब्लास्ट अभी भी प्रेजेंट है, लेकिन उससे डिराइव होकर अंदर की तरफ एक नई लेयर फॉर्म हो गई है जिसे हम बोल रहे हैं PEEM, मींस पैराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। और यही ट्रोफोब्लास्ट और पैराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म दोनों साथ में क्या कहलाती हैं, कोरियन, यानी दोनों मिलकर क्या बना रही है, कोरियन। इसी तरीके से आप यहां देखेंगे कि इस एम्ब्रियो प्रॉपर के चारों तरफ, ये एम्ब्रियो प्रॉपर है जिससे हमारी बॉडी डेवलप हो रही है। इस एम्ब्रियो प्रॉपर के चारों तरफ आप देखिए ये एक लेयर नजर आ रही है, और इसको हम कह रहे हैं एमनियन। और इसी एमनियन से एक कैविटी बाउंड है जिसे हम बोल रहे हैं एमनियोटिक कैविटी, जिसके अंदर भरा होता है एमनियोटिक फ्लूइड। तो आप देखिए इस एमनियन के अंदर कौन कौन सी लेयर पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये जो आपको रेड कलर वाली लेयर नजर आ रही है अंदर की तरफ, इस रेड कलर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, वीम यानी विस्ट्रल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। इसी तरीके से जो यहां पर ये ग्रीन वाली लेयर नजर आ रही है, ये है एमनियोजेनिक सेल्स की लेयर, यानी एमनियोजेनिक सेल लेयर। इसी तरीके से यहां पर जो ये ब्लैक वाली लेयर नजर आ रही है ये कहलाती है एमनियोटिक एक्टोडर्म। और अब ये तीनों की तीनों मिलकर कहलाती हैं एमनियन। तो एमनियन किस किस से मिलकर कंपोज्ड हो रही है, एमनियोजेनिक सेल लेयर, एमनियोटिक एक्टोडर्म और विसरल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। अभी रिसेंटली नीट के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मैमेलियन एम्ब्रियो की जो एमनियन होती है वो किससे डिराइव होती है, यानी मैमेलियन एम्ब्रियो के चारों तरफ जो ये आपको एमनियन नजर आ रही है ये किससे डिराइव होती है। तो अब आपके सामने देखिए यहाँ पर एमनियोजेनिक सेल्स की लेयर है, एमनियोटिक एक्टोडर्म और विसरल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। और एग्जाम के अंदर जो ऑप्शन सही गया था वो था मेसोडर्म प्लस एक्टोडर्म। अब मेसोडर्म का मतलब यहां पर क्या हो गया, विसरल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, और एक्टोडर्म का मतलब हो गया एमनियोटिक एक्टोडर्म। तो इसका मतलब वही आंसर सही माना गया था। तो आप यहां से इस बात को समझ सकते हैं। इसके अलावा आप एक और बात देखिए कि यहां पर इस एम्ब्रियो प्रॉपर के नीचे 2 स्ट्रक्चर और अटैच्ड है, जिसमें एक को तो हम बोल रहे हैं यॉक्सेक, दूसरा कह रहे हैं हम एलेंटॉइस। यॉक्सेक का काम आप जानते ही हैं कि जो यॉक्सेक है वो एम्ब्रियो के लिए फर्स्ट हेमोपोएटिक स्ट्रक्चर है, यानी इस एम्ब्रियो के लिए सबसे पहले आरबीसी प्रोडक्शन करके कौन देता है, यॉक्सेक। हालांकि ये फंक्शन ज्यादा दिनों तक के लिए नहीं रहता है, क्योंकि जैसे जैसे अंदर ऑर्गेनोजेनेसिस होता जाएगा, लिवर और स्प्लीन फॉर्म होते जाएंगे, तो फिर इस प्रोसेस को टेक ओवर कौन कर लेगा, लिवर और स्प्लीन। फिर जब धीरे धीरे इस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का फर्दर प्रोग्रेशन होता जाएगा तो इस एम्ब्रियो के अंदर बोन मैरो, रेड बोन मैरो भी डेवलप होती जाएगी। तो फाइनली वहां पर वो बोन मैरो इस प्रोसेस को टेक ओवर कर लेगी। लेकिन एट फर्स्ट सबसे पहले इस एम्ब्रियो के लिए आरबीसी प्रोडक्शन करके किसने दिया था, वो दिया था यॉक्सेक ने। तो ये यॉक्सेक का काम है। इसके अलावा ये जो एलेंटॉइस नाम की स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है ये तो यॉक्सेक है, और
इस एलेंटॉइस की अगर बात करें तो एलेंटॉइस से डिराइव होती हैं ब्लड वेसल्स। तो आप देखिए इस एलेंटॉइस से कुछ ब्लड वेसल्स का बंडल आपको डिराइव होता हुआ नजर आ रहा है, जिसको मैंने लिखा हुआ है एलेंटॉइक ब्लड वेसल्स। ये एलेंटॉइक ब्लड वेसल कहां जा रही हैं? टुवर्ड्स द पेरिफेरी, यानी टुवर्ड्स द कोरियन। अब इनकी क्या सिग्निफिकेंस है वो जानेंगे। तो एक जनरल व्यू इतना सा याद रखिए, जो सबसे बाहर वाली स्ट्रक्चर हो गई ये हो गई कोरियन, जो किस किस से मिलकर कंपोज्ड है? ट्रोफोब्लास्ट और पैराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, दैट इज कोरियन। फिर ये एम्ब्रियो प्रॉपर है जिससे हमारी बॉडी डेवलप हो रही है। इसमें 3 जर्म लेयर्स एस्टेब्लिश हो ही चुकी हैं ऑलरेडी, जिसमें अब क्या चल रहा है? ऑर्गेनोजेनेसिस। इस एम्ब्रियो के चारों तरफ एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोन, एक मेम्ब्रेन बाउंड है जिसे बोलते हैं एमनियन, और उसी के चारों तरफ यहां पर यह है एमनियोटिक कैविटी जिसमें भरा हुआ है एमनियोटिक फ्लूइड। इस एमनियोटिक फ्लूइड का काम होता है कि एम्ब्रियो के लिए शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है, बायोन्सी प्रोवाइड करती है, और साथ ही साथ एम्ब्रियो को डेसिकेशन से, ड्राइनेस से बचाती है, क्योंकि ये फ्लूइड है। हाँ याद रखना, एमनियोटिक फ्लूइड का न्यूट्रिशन से कोई लेना देना नहीं है। ये एम्ब्रियो को कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करेगी, इसका जस्ट काम है क्या? शॉक एब्जॉर्बर, बायोन्सी प्रोवाइड करना, ताकि मदर को, इस बच्चे का, इस एम्ब्रियो का वेट फील ना हो, और साथ ही साथ ये एम्ब्रियो को ड्राइनेस, डेसिकेशन से बचाती है। तो ये एमनियन। अब आप देखिए ये एमनियन किस किस से मिलकर ड्राइव हुई हुई है? ग्रीन वाली जो लेयर है ये कौन है? एमनियोजेनिक सेल्स की लेयर। ये जो ब्लैक वाली लेयर है ये क्या है? एमनियोटिक एक्टोडर्म। और जो ये रेड वाली लेयर एमनियोजेनिक सेल्स के साथ है दैट इज वीम, यानी विसरल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तीनों मिलकर क्या बना रही हैं? एमनियन। ये हो गया यॉर्क सैक, इट इज द फर्स्ट हेमोपोएटिक स्ट्रक्चर फॉर द एम्ब्रियो। ये हो गया एलेंटॉइस जिससे डिराइव हो रही है ब्लड वेसल्स। तो इन ब्लड वेसल्स का काम सिंपली क्या होगा कि ये इस एम्ब्रियो के ब्लड को कहां लेके जाएंगे? टुवर्ड्स द कोरियन। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो समझिए। मुझे बताइए जो ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर यहां पे नजर आ रही है, ये जहां जहां मेरा हाथ चल रहा है इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कीजिए। ये पूरी स्ट्रक्चर जाइगोट से डेवलप हुई है। जाइगोट में ही सेल डिवीजन होते गए, उसी से सेल्स बनती गई, डिफरेंशिएट होती गई, और ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर जाइगोट से डिराइव हुई है। तो आप एक बात सोचिए, अगर ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है तो फिर ये चारों तरफ क्या है? इस एम्ब्रियो के चारों तरफ क्या है? ये है एंडोमेट्रियम, क्योंकि ये एम्ब्रियो किसमें इंप्लांट हो गया था? विद इन द थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम। यानी इस एम्ब्रियो के चारों तरफ आफ्टर इंप्लांटेशन क्या सराउंडेड थी? एंडोमेट्रियम। और आफ्टर इंप्लांटेशन इसी एंडोमेट्रियम को क्या बोलते हैं? डेसिडुआ। कोई चेंज नहीं आया है, स्ट्रक्चर वही है एंडोमेट्रियम। जब इंप्लांटेशन उस एंडोमेट्रियम में हो जाएगा तो अब एम्ब्रियो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? किससे सराउंडेड? एंडोमेट्रियम से। और आफ्टर इंप्लांटेशन उसी एंडोमेट्रियम को क्या नाम दे देते हैं? डेसिडुआ। इट मींस ये चारों तरफ क्या है? डेसिडुआ। अब आप एक खास बात देखिए, ये तो हो गई डेसिडुअल टिश्यू, यानी ये तो मैटरनल टिश्यू है, ये तो यूट्रस का पार्ट है ना, एंडोमेट्रियम है डेसिडुआ, तो ये तो हो गई डेसिडुअल मैटरनल टिश्यू। अब आप देखिए ये जो एम्ब्रियोनिक टिश्यू के अंदर ये कोरियन से आपको कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने हुए नजर आ रहे हैं, दीज आर कोरियोनिक विलाई। तो ऐसे न्यूमेरस कोरियोनिक विलाई बनते हैं। लेकिन एक खास बात देखिए, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कोरियोनिक विलाई बने हैं क्या पूरी कोरियन पे डेवलप हुए हैं? नहीं, ये केवल एक डिस्क लाइक रीजन पर डेवलप हुए हैं। ये क्या है? एक स्फेरिकल हॉलो बॉल ही तो है। ये तो मैंने आपको उस बॉल को काट के दिखा दिया, अदरवाइज जब आप इस बॉल को बाहर से देखोगे तो चारों तरफ से कोरियोन ही तो नजर आएगी, अंदर वाली स्ट्रक्चर थोड़ी ना नजर आएंगे। तो मैंने आपको सेक्शनल व्यू में दिखाया सेंटर में से। तो अगर मैं ये बात करूं कि अगर ये बॉल है तो इसके नीचे क्या है? एक डिस्क लाइक एरिया, और उसी डिस्क लाइक एरिया पे क्या डेवलप हो रही है? कोरियोनिक विलाई। तो इसका मतलब ये हुआ इस डिस्क लाइक एरिया को हम बोलते हैं कोरियोनिक फ्रंडोसम, जहां से ये बहुत सारी कोरियोनिक विलाई डिराइव हुई हैं। तो बताइए जरा ये कोरियोनिक विलाई किसके अंदर ग्रोथ कर रही है? किसके अंदर ग्रोथ करके बढ़ती जा रही है? डेसिडुआ में, और यहीं पर बनेगा प्लेसेंटा। तो आप खुद सोचिए, यहां पर जो एलेंटॉइस से ब्लड वेसल्स डिराइव हुई थी, ये ब्लड वेसल्स किधर आ गई? देखिए आप, ये आ गई कोरियोनिक विलाई के अंदर। इसका मतलब ये एलेंटॉइक ब्लड वेसल्स इस एम्ब्रियो के ब्लड को कहां पर ले आएंगी? ये लेके आ जाएंगी कोरियोनिक विलाई में। यानी कोरियोनिक विलाई में किसका ब्लड आ गया? एम्ब्रियो का। और एक और बात याद रखना, आफ्टर 2 मंथ्स यानी आफ्टर 8 वीक्स यही एम्ब्रियो, यानी जब अगर हम बात करें 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, तो अगर मैं बात करूं उसमें स्टार्टिंग के 2 मंथ्स यानी 8 वीक्स, 2 मंथ्स का मतलब 8 वीक, तो इसका मतलब ये एम्ब्रियो आफ्टर 8 वीक्स 2 मंथ्स क्या कहलाता है? फीटस। तो अगर मैं कई बार टर्म यूज कर दूंगा फीटस तो उससे परेशान मत होना, यही जो एम्ब्रियो प्रॉपर है जिससे हमारी बॉडी डेवलप हो रही है, आफ्टर 2 मंथ्स या आफ्टर 8 वीक्स क्या कहलाना स्टार्ट हो जाता है? फीटस। तो अब देखिए ये एलेंटॉइक ब्लड वेसल्स एम्ब्रियो का यानी फीटस का ब्लड कहां पर लेके आ जाएंगी? कोरियोनिक विलाई में। अब कोरियोनिक विलाई किसमें डूबी हुई है?
मैटरनल टिश्यू में, डेसिडुआ में। यहां पर किसका ब्लड है? मदर का। तो आप समझ गए होंगे कि यही वो जगह है जहां पे मदर के ब्लड से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन किस में चली जाएंगी? क्रॉस होकर फीटस के ब्लड में, और फीटस के ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी वेस्ट मेटाबोलाइट्स किधर आ जाएंगे? मदर के ब्लड में। तो इसका मतलब यही वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जो मदर और फीटस के ब्लड के बीच में सब्सटेंस का एक्सचेंज करेगी, और इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। तो जरा ये बताइए, ये जो प्लेसेंटा यहाँ पर डिराइव हुआ है, इस प्लेसेंटा के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर पार्टिसिपेट कर रही हैं? बेसिकली देखा जाए तो दो स्ट्रक्चर्स, एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स और मैटरनल स्ट्रक्चर। मैटरनल कंपोनेंट कौन है? डेसिडुआ। और एम्ब्रियोनिक कंपोनेंट कौन है? एक तो कोरियन, क्योंकि कोरियन से कोरियोनिक विलाई बनी है, और दूसरा कोरियोनिक विलाई में ब्लड कौन लेके आ रहा है? एलेंटोइक ब्लड वेसल्स यानी एलेंटॉइस। तो तीन चीजें मिलकर यहां पर प्लेसेंटा फॉर्म कर रही हैं, डेसिडुआ, कोरियन और एलेंटॉइस। चलिए तो अब देखते हैं कि इस प्लेसेंटा की खास बात क्या क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये एम्ब्रियो इंटरस्टिशियली एंडोमेट्रियम की यानी डेसिडुआ की थिकनेस में है। एंडोमेट्रियम को ही डेसिडुआ बोल रहे हैं। तो जब ये इम्प्लांटेड इंटरस्टिशियली है तो इसका मतलब प्लेसेंटा भी विद इन द थिकनेस ऑफ यूट्राइन वॉल बनेगा, यानी विद इन द थिकनेस ऑफ डेसिडुआ यानी एंडोमेट्रियम बनेगा। इसका मतलब ये प्लेसेंटा कैसा प्लेसेंटा कहलाएगा? इंटरस्टिशियल प्लेसेंटा। दूसरी बात, यहां पर जो कोरियोनिक विलाई डेवलप हुई हैं, ये एक डिस्क लाइक रीजन पर डेवलप हुई हैं, तो इसी वजह से इस प्लेसेंटा को बोलते हैं डिस्कॉइडल प्लेसेंटा। और ऐसी डिस्क भी कितनी बनी है? एक ही तो डिस्क लाइक रीजन है, तो इसको और स्पेसिफिकली बोलेंगे मोनोडिस्कॉइडल प्लेसेंटा। इसके अलावा अगर यहां पर हम मैटरनल कंपोनेंट के बेस पे बात करें कि मैटरनल कंपोनेंट कौन सा है जो इस प्लेसेंटा में पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट इज डेसिडुआ। इसी वजह से इसको बोलते हैं डेसिडुएट प्लेसेंटा। कौन कौन से एम्ब्रियोनिक कंपोनेंट इस एम्ब्रियो से रिलेटेड जो कंपोनेंट्स हैं वो इस प्लेसेंटा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो है कोरियन और एलेंटॉइस। इसी वजह से इसको बोलते हैं कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा या एलेंटो कोरियोनिक प्लेसेंटा। तो ये चार नाम आपको याद रखने हैं जो इस प्लेसेंटा के स्पेसिफिकेशन है। इंटरस्टिशियल प्लेसेंटा, क्योंकि विद इन द थिकनेस ऑफ डेसिडुआ ये प्लेसेंटा फॉर्म हुआ है। दूसरा मोनोडिस्कॉइडल प्लेसेंटा, क्योंकि जो प्लेसेंटा के लिए रिस्पॉन्सिबल कोरियोनिक विलाई है वो एक डिस्क लाइक रीजन पर डेवलप हुई हैं। तीसरा डेसिडुएट प्लेसेंटा ऑन द बेसिस ऑफ मैटरनल कंपोनेंट, कि कौन सा मैटरनल कंपोनेंट प्लेसेंटा में पार्टिसिपेट कर रहा है? डेसिडुआ। और फिर फोर्थ हम बोलेंगे कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा, क्योंकि एम्ब्रियोनिक कौन से कंपोनेंट्स इस प्लेसेंटा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? कोरियन और एलेंटॉइस। ये चार चीजें। अब एक और बात आती है, ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी इस प्लेसेंटा को कैसे डिफाइन करेंगे? ध्यान से सुनना। यहां पर मान लीजिए ये है कोरियोनिक विलाई, ये जो कोरियोनिक विलाई यहां डेवलप हो रही है, ये कौन सी टिश्यू है? डेसिडुआ। डेसिडुआ में क्या है? मैटरनल ब्लड वेसल्स। मान लीजिए ये मैटरनल ब्लड वेसल है, ये मैटरनल ब्लड वेसल है। तो ये जो कोरियोनिक विलाई है ये डेसिडुआ के अंदर ग्रोथ करती जा रही है और ये मैटरनल ब्लड वेसल तक पहुंच चुकी है। अब ये मैटरनल ब्लड वेसल की एंडोथीलियम को भी पेनिट्रेट करती हुई कहां चली गई? सीधा ब्लड वेसल के अंदर। इस मैटरनल ब्लड वेसल में ये किसका ब्लड है? ये मदर का ब्लड है। ये क्योंकि क्या है? मैटरनल ब्लड हो गया कि नहीं? ये तो मदर की ब्लड वेसल है, क्योंकि ये तो डेसिडुआ की ब्लड वेसल है, तो ये मैटरनल ब्लड हो गया। ये कौन है? कोरियोनिक विलाई, जो डायरेक्ट जाके किसमें डूब गई? मदर के ब्लड में। तो इस हिस्टोलॉजी के बेसिस पे आप इसको नाम दे सकते हो हीमोकोरियल प्लेसेंटा। हीम मतलब ब्लड, कोरियल मतलब कोरियोनिक विलाई, यानी मदर के ब्लड में डायरेक्ट कौन डूबी हुई है? कोरियोनिक विलाई। चलिए अब अगर मैं इस कोरियोनिक विलाई, ये एक कोरियोनिक विलाई मैंने जैसे ले रखी है, यहाँ पे बहुत सारी होती हैं, एक कोरियोनिक विलाई की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो इस कोरियोनिक विलाई की आउटर मोस्ट लेयर क्या है? ये तो ट्रोफोब्लास्ट है ना, क्योंकि ये कोरियोनिक विलाई किससे डिराइव है? कोरियन से। तो कोरियन की आउटर मोस्ट लेयर क्या है? अभी बताई थी यहाँ पे कोरियन की आउटर मोस्ट लेयर क्या है? ट्रोफोब्लास्ट। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या हो गई? ट्रोफोब्लास्ट। इस ट्रोफोब्लास्ट के अंदर क्या है? इस ट्रोफोब्लास्ट के अंदर है पीम, पैराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। अरे कोरियन के अंदर, ट्रोफोब्लास्ट के अंदर क्या था? पीम, पैराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। अच्छा, ये कौन आ रही है? ये इस तरीके से, ये कौन आई? एलेंटोइक ब्लड वेसल। ये एलेंटोइक ब्लड वेसल किसका ब्लड लेके आएगी? फीटस का। ये फीटस का ब्लड यहां आएगा और यहां से वापस इस तरह से लौट जाएगा। तो एक बात बताइए, ये किसका ब्लड है? ये मैटरनल ब्लड वेसल है, ये मदर का ब्लड है। ये किसका ब्लड आया? ये ब्लड आया फीटस का। तो क्या ये फीटस का ब्लड और मदर का ब्लड मिक्स हुआ?
नहीं, ये मिक्स नहीं हुआ, लेकिन इस जगह पर दोनों के बीच में सब्सटेंस का एक्सचेंज हुआ। सपोज ये मदर के ब्लड में है ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को मदर के ब्लड से जाना है फीटस के ब्लड में। तो बताओ ये ऑक्सीजन कौन कौन सी लेयर्स को क्रॉस करके फीटस के ब्लड में पहुंचेगी? इस ऑक्सीजन को मदर के ब्लड से जाना है फीटस के ब्लड में, कौन कौन सी लेयर क्रॉस करनी पड़ेगी? सबसे पहले इसको लेयर क्रॉस करनी पड़ेगी ये ट्रोफोब्लास्ट, क्योंकि कोरियोनिक विलाई डायरेक्ट मदर के ब्लड में डूबी हुई है। तो यहां पर इसको कौन सी लेयर क्रॉस करनी पड़ेगी? ऑक्सीजन को, ट्रोफोब्लास्ट। फिर इसको कौन सी लेयर क्रॉस करनी पड़ेगी ट्रोफोब्लास्ट के अंदर? पैराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। फिर इसको अंदर कौन सी लेयर क्रॉस करनी पड़ेगी? एलेंटोइक ब्लड वेसल की एंडोथीलियम। और फाइनली इन 3 लेयर को क्रॉस करने के बाद ये ऑक्सीजन कहां पहुंच जाएगी? फीटस के ब्लड में। इसी तरह से फीटस के ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को किधर आना है? मदर के ब्लड में। तो यहां पर कौन कौन सी लेयर को ये क्रॉस करके आएगी? सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड क्रॉस करेगी एलेंटोइक ब्लड वेसल की एंडोथीलियम को, फिर ये क्रॉस करेगी पैराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म को, फिर ये क्रॉस करेगी ट्रोफोब्लास्ट को, और फाइनली ये कार्बन डाइऑक्साइड किधर आ जाएगी? मदर के ब्लड में। तो इसका मतलब जिस सब्सटेंस को मदर के ब्लड से फीटस के ब्लड में जाना है या फीटस के ब्लड से मदर के ब्लड में जाना है, उसे 3 लेयर क्रॉस करनी पड़ेगी। वो 3 लेयर कौन कौन सी हैं? ट्रोफोब्लास्ट, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म और एलेंटोइक ब्लड वेसल की एंडोथीलियम। तो ये 3 लेयर इनको क्रॉस करनी पड़ेगी। अब सवाल ये आता है कि मदर के ब्लड में तो बहुत सारे कंपोनेंट्स केमिकल्स हो सकते हैं, ऐसे ही फीटस के ब्लड में भी बहुत सारे कंपोनेंट्स या केमिकल हो सकते हैं। तो क्या सारे के सारे कंपोनेंट्स मदर के ब्लड से फीटस में चले जाएंगे और फीटस के ब्लड से मदर में आ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंस को ही ये मेम्ब्रेन्स क्रॉस होने देती हैं। इसका मतलब जो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन्स हैं वो सेलेक्टिवली काम करती हैं। इसका मतलब ये कुछ सब्सटेंस को तो क्रॉस होने देती हैं और कुछ सब्सटेंस को क्रॉस नहीं होने देती। इसका मतलब जिन सब्सटेंस को ये क्रॉस होने दे रही है उन सब्सटेंस के लिए तो ये प्लेसेंटल मेम्ब्रेन्स यानी प्लेसेंटा एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की तरह एक्ट कर रहा है, और जिनको ये क्रॉस नहीं होने दे रही उनके लिए ये बैरियर की तरह एक्ट कर रही है। इसका मतलब ये जो प्लेसेंटा है सेलेक्टिवली एक्ट करता है, ये एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की तरह भी काम करेगा और ये बैरियर की तरह भी काम करेगा। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसके लिए होगा? जो क्रॉस होंगे। तो क्रॉस कौन कौन होंगे? लाइक गैसेस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर, कुछ सर्टेन हार्मोन्स, इसके अलावा न्यूट्रिएंट मेटाबोलाइट्स, एक्सक्रीटरी वेस्ट मेटाबोलाइट्स, कुछ एंटीबॉडीज जो मदर के ब्लड से फीटस के ब्लड में जाती हैं लाइक IgG। तो इस तरह के सब्सटेंस इन प्लेसेंटल मेम्ब्रेन्स के थ्रू क्रॉस होंगे, तो इनके लिए तो ये एक्ट करेगा एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और जो कुछ हार्मफुल केमिकल्स हैं या जिनको क्रॉस नहीं होना चाहिए उन केमिकल्स के लिए ये एक्ट करेगा एज बैरियर। तो अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को, किस किस के लिए बैरियर की तरह एक्ट करता है। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि हमें पता होना चाहिए। हार्मफुल केमिकल्स जो भी टॉक्सिन्स हो सकते हैं मदर के ब्लड में सपोज आए, और अगर मान लो प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस तक चले जाए तो फीटस को डैमेज करेंगे कि नहीं? तो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन्स उन्हें रोक देगी। मेडिसिन, जो भी मेडिसिन ड्रग्स आती हैं इनको जाने से रोकेगी। ये पैथोजेंस को जाने से रोकेगी। कुछ पैथोजन हालांकि ऐसे होते हैं जो इस प्लेसेंटल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, लाइक टॉर्च कॉम्प्लेक्स। TO फॉर टॉर्च कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है TO फॉर टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, R फॉर रुबेला वायरस, C फॉर साइटोमेगालोवायरस, H फॉर HIV एंड हेपेटाइटिस B। ये ऐसे पैथोजेंस हैं जो इजीली प्लेसेंटल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर जाते हैं। इसका मतलब यहां पर प्लेसेंटल बैरियर फेल हो गया, इसलिए ये बातें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम उस प्रेग्नेंट फीमेल को इन इन्फेक्शन से बचा पाएंगे। इसी तरह से हम कह रहे हैं कि हार्मफुल केमिकल्स, टॉक्सिन्स के अगेंस्ट या मेडिसिन के अगेंस्ट भी ये प्लेसेंटल मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, लेकिन सर्टेन टॉक्सिन्स ऐसे होते हैं जो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके फीटस को डैमेज करते हैं, लाइक अल्कोहल और निकोटीन। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए, तभी हम प्रेग्नेंट फीमेल को अल्कोहल और निकोटीन कंजप्शन के लिए मना कर पाएंगे। कुछ सर्टेन मेडिसिन जो हैं वो इन प्लेसेंटल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करके फीटस को डैमेज पहुंचा सकती हैं, इसलिए एक डॉक्टर को किसी प्रेग्नेंट फीमेल को कोई भी ड्रग या मेडिसिन प्रेस्क्राइब करने से पहले ये पता होना चाहिए कि ये मेडिसिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, हमें इस फीमेल को नहीं देनी है, क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस को क्या कर सकती है? डैमेज। तो माना कि ये एक बैरियर की तरह एक्ट कर रहा है, हार्मफुल केमिकल्स और पैथोजन को जाने से रोक रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये फेल भी हो जाता है, और जहां जहां फेल होता है वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम उस प्रेग्नेंट फीमेल को उन सब चीजों से बचा पाएंगे।
तो ओवरऑल लेटेंट सेल में ये हो गया कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की तरह भी एक्ट कर रहा है और बैरियर की तरह भी। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसके लिए? जो नॉर्मली यहां से क्रॉस हो रहे हैं जरूरी सब्सटेंस हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन यानी गैसेस, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, हार्मोन, सम एंटीबॉडीज, न्यूट्रिटिव मेटाबोलाइट्स, एक्सक्रीटरी वेस्ट मेटाबोलाइट्स, तो इन सब के लिए तो ये किसकी तरह काम कर रहा है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और हार्मफुल केमिकल्स के लिए या फिर पैथोजेंस के लिए या किसी तरह के एंटीजन के लिए ये एक्ट कर रहा है एज बैरियर। लेकिन वो बैरियर कहां कहां फेल हो सकता है, उसके कुछ एग्जाम्पल हमें याद होने चाहिए ताकि हम प्रेग्नेंट फीमेल को उन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट कर पाएं, क्योंकि एक आइडियल बैरियर नहीं है, कई बार फेल भी हो जाता है। इसलिए कहाँ कौन से केमिकल्स और पैथोजन के लिए फेल होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो इस प्लेसेंटा के बारे में खास बातें हमने क्या क्या जानी? इंटरस्टिशियल प्लेसेंटा बोल सकते हैं, मोनोडिस्कॉइडल प्लेसेंटा बोल सकते हैं, इसके अलावा डेसिडुएट प्लेसेंटा बोल सकते हैं क्योंकि मैटरनल डेसिडुआ यानी एंडोमेट्रियम इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा बोल सकते हैं क्योंकि कोरियोन और एलेंटोइस पार्टिसिपेट कर रहा है। और हिस्टोलॉजी के बेसिस पर हम इसको हीमोकोरियल प्लेसेंटा बोल सकते हैं क्योंकि कोरियोनिक विलाई डायरेक्ट मदर के ब्लड के अंदर जाकर डूब जाती हैं, हीमोकोरियल प्लेसेंटा। तो इसका मतलब हमने क्या जाना कि यहां पर क्या फीटस और मदर का ब्लड मिक्स होगा? नहीं होगा। 3 लेयर बीच में रहेंगी फीटस और मदर के ब्लड में। कौन कौन सी? अगर मदर के ब्लड से फीटस के ब्लड की तरफ देखें तो ट्रोफोब्लास्ट, पैराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म और एलेंटोइक ब्लड वेसल की एंडोथीलियम। और अगर फीटस के ब्लड से मदर के ब्लड की तरफ देखें तो कौन कौन सी 3 लेयर सिक्वेंशियली आएंगी? सबसे पहले एलेंटोइक ब्लड वेसल की एपिथीलियम, फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म और फिर ट्रोफोब्लास्ट। इन 3 लेयर्स को, उन सब्सटेंस को क्रॉस करना पड़ेगा। इसके अलावा ये प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन स्ट्रक्चर की तरह भी एक्ट करता है। तो प्लेसेंटा एज एंडोक्राइन स्ट्रक्चर, तो प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इसके अलावा रिलैक्सिन। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन तो हमने पढ़ा ही था, ओवेरी से भी रिलीज हो रहा था। तो ध्यान से सुनना, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहती थी। हमने पढ़ा था कि कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखा गया ताकि उससे लगातार सेक्स हार्मोन आते रहे, सेक्स हार्मोन का विड्रॉल ना हो, तभी एंडोमेट्रियम यानी डेसिडुआ मेंटेन रहेगी और उसके अंदर रहता हुआ एम्ब्रियो डेवलप होगा। लेकिन 3rd मंथ के बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो श्रिंक हो जाती है, वो रिग्रेस हो जाती है, यानी अब उससे उतनी क्वांटिटी में प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का सिक्रीशन नहीं हो पाता है। लेकिन एक खास बात, 4th मंथ तक आते आते प्लेसेंटा फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है और अब जो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का सिक्रीशन कॉर्पस ल्यूटियम से कम हो गया है, अब उस प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के सिक्रीशन को कौन टेक ओवर कर लेता है? प्लेसेंटा। तो वही हार्मोन जो कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज हो रहे थे प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, वही हार्मोन अब प्लेसेंटा से भी रिलीज होंगे। इसके अलावा रिलैक्सिन हार्मोन भी प्लेसेंटा से रिलीज होता है। रिलैक्सिन हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम से भी रिलीज होता है और प्लेसेंटा से भी। यानी ये वो 3 हार्मोन हैं जो कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज हो रहे थे और अब क्योंकि 3rd मंथ के एंड तक आते आते कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो गई है? रिग्रेस हो गई है, श्रिंक हो गई है, तो उससे इन हार्मोन का सिक्रीशन क्या हो गया है? कम। तो अब आगे इन हार्मोन्स के सिक्रीशन को टेक ओवर कौन कर लेगा? प्लेसेंटा। इस रिलैक्सिन हार्मोन की सिग्निफिकेंस आती है पार्चुरेशन में, तो नेक्स्ट आर्टिकल में हम उस पार्चुरेशन की बात भी करेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो स्पेशली प्लेसेंटा से ही रिलीज होते हैं और कहीं से रिलीज नहीं होते, लाइक HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। मैंने आपको बताया था कि जब एम्ब्रियो इंप्लांट होता है एंडोमेट्रियम में तो उस टाइम उस एम्ब्रियो की ट्रोफोब्लास्ट सेल से, क्योंकि कौन सी स्टेज के अंदर एम्ब्रियो इंप्लांट हुआ है? ब्लास्टुला स्टेज में। ब्लास्टुला स्टेज की जो चारों तरफ सेल्स थी, कौन सी सेल्स थी? ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। तो उस टाइम वो क्या रिलीज करना स्टार्ट करती हैं? HCG। और वही HCG मदर के ब्लड में डिफ्यूज होकर इन द एब्सेंस ऑफ LH कॉर्पस ल्यूटियम को क्या करता है? मेंटेन। ये बात हमने डिटेल में पहले पढ़ ली है। तो आप समझिए, उसी ट्रोफोब्लास्ट से क्या बनी है? कोरियन। और कोरियन से ही क्या बना है? प्लेसेंटा। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? HCG या तो ट्रोफोब्लास्ट से रिलीज हुआ, या बोल दो कोरियन से रिलीज हुआ, या बोल दो प्लेसेंटा से रिलीज हुआ, एक ही बात है। तो ये HCG किससे रिलीज हो रहा है? प्लेसेंटा से, जो LH की तरह एक्ट करता है और कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। इसके अलावा एक हार्मोन होता है HCS या बोल दो HPL, आप बोल सकते हो इसको ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोमेमोट्रोफिन, या आप इसको बोल सकते हो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जिसमें थोड़ी बहुत एक्टिविटी प्रोलैक्टिन जैसी होती है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेमोरी ग्लैंड में एल्वियोलर ग्रोथ कराने में हेल्प करता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरॉन तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है और प्रोलैक्टिन जैसा एक्शन करने वाला हार्मोन कौन आ गया? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। तो ये हार्मोन क्या करते हैं? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी
मेमरी ग्लैंड की एल्वियोलाई की ग्रोथ कराता है, क्योंकि प्रेगनेंसी खत्म होगी मतलब पार्चुरेशन होगा, पार्चुरेशन के बाद किसकी जरूरत पड़ेगी, ब्रेस्ट फीडिंग की, तो उसके लिए मिल्क सिंथेसाइजिंग साइट ऑफ ब्रेस्ट को डेवलप होना चाहिए। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये मेमरी ग्लैंड का डिफरेंशिएशन यानी एल्वियोलर ग्रोथ कौन करवाएगा, प्रोजेस्टेरॉन और HPL, जिसमें क्या है, प्रोलैक्टिन लाइक एक्टिविटी। चलिए, तो ये कुछ हार्मोन्स यहाँ पर है। तो अब आप देखिए, इनमें से ये हार्मोन्स तो ऐसे हैं जो कॉर्पस ल्यूटियम से भी रिलीज होते हैं और प्लेसेंटा से भी, यानी ओवेरी से भी रिलीज होते हैं और प्लेसेंटा से भी। और ये जो हार्मोन है HCG, HCS और HPL, ये जो हार्मोन है ये एक्सक्लूसिवली प्लेसेंटा से ही रिलीज होते हैं और किसी से रिलीज नहीं होते हैं। तो अब एक टेस्ट आता है प्रेगनेंसी टेस्ट, कि हम किसी फीमेल के ब्लड में ऐसा कौन सा हार्मोन डिटेक्ट कर लें कि हम कंफर्म कर सकें कि ये फीमेल प्रेग्नेंट है। तो हम कौन से हार्मोन को डिटेक्ट करते हैं, HCG को। इसको प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए भी यूज किया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, किसी फीमेल के ब्लड में अगर HCG है तो HCG किससे रिलीज हो रहा है, ट्रोफोब्लास्ट सेल से, या बोल दो कोरियन से, या बोल दो प्लेसेंटा से। इसका मतलब वो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स किसकी हैं, एम्ब्रियो की। आपने देखा होगा जो ट्रोफोब्लास्ट सेल सबसे पहले बनी थी ब्लास्टूला स्टेज में, तो ब्लास्टूला क्या था, एम्ब्रियो तो था। इसका मतलब अगर उसकी बॉडी में HCG आ रहा है, इट मीन्स उसमें कहीं ना कहीं ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं। और ट्रोफोब्लास्ट सेल्स किसकी होती हैं, एम्ब्रियो की। एम्ब्रियो कब होगा बॉडी में, जब प्रेगनेंसी होगी। तो अगर किसी भी फीमेल के ब्लड में HCG हार्मोन को डिटेक्ट कर लिया जाए तो ये प्रेगनेंसी के लिए कंफर्मेशन होता है। तो ये कुछ बातें। इसके अलावा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल में कुछ और भी हार्मोन्स बढ़े हुए होते हैं, लाइक थायरॉक्सिन हार्मोन बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन बच्चे की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा उसमें थोड़ी बहुत क्वांटिटी में कॉर्टिसोल का लेवल भी बढ़ा हुआ होता है। फीमेल में थ्रू आउट प्रेगनेंसी थोड़ा बहुत लेवल कॉर्टिसोल का बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि कॉर्टिसोल क्या है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस सिचुएशन में लाइफ सेविंग हार्मोन। प्रेगनेंसी इटसेल्फ फीमेल की बॉडी पर क्या है, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। तो कॉर्टिसोल भी कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक सपोर्ट उस फीमेल की बॉडी को प्रोवाइड करता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये सारे हार्मोन फीमेल में बढ़े हुए होते हैं, जिसमें से ये जितने भी हार्मोन आपके सामने रखे हुए हैं ये सारे के सारे प्लेसेंटा से रिलीज होते हैं। इनमें से कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो ओवेरी से भी रिलीज होते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। HCG, HCS, HPL ये केवल और केवल प्लेसेंटा से ही रिलीज होते हैं। इसके अलावा फीमेल की थायराइड ग्लैंड से क्या रिलीज होता है, थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है थायरॉक्सिन, और फीमेल की एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या रिलीज होता है, कॉर्टिसोल। लेकिन ये जो भी हार्मोन यहाँ लिखे हुए हैं ये सब कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, प्लेसेंटा से। तो अगर इन हार्मोन्स को मैंने लिख दिया, सपोज ये कुछ एग्जांपल मैंने लिख दिए, मैं पूछता हूँ हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा, तो आप कहेंगे ये सारे 5 हार्मोन लिखे हुए, ऑल 5। लेकिन अगर मैं इन्हीं ऑप्शंस को लिख के आपसे पूछता हूँ हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय बोथ प्लेसेंटा एंड ओवरी, तो आप आंसर कहेंगे 3, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन। अगर मैं आपसे पूछता हूँ हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कैन ओनली बी सिक्रेटेड बाय ओवरी, केवल ओवरी से ही रिलीज हो सकता है, ऐसा इनमें से कोई भी हार्मोन नहीं है। क्यों, क्योंकि ये तीनों आपके सामने प्लेसेंटा से भी रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, ओवरी से भी रिलीज होते हैं, लेकिन केवल ओवरी से थोड़ी ना होते हैं, प्लेसेंटा से भी हो रहे हैं। हाँ, अगर मैं ये पूछता हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय ओवरी, तो हम कर सकते थे 3, लेकिन ओनली बाय ओवरी तो ये नहीं कर सकते, क्योंकि आपके सामने प्लेसेंटा से भी रिलीज हो रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कैन ओनली बी सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा, जो केवल प्लेसेंटा से सिक्रेट हो सकते हैं और कहीं से सिक्रेट नहीं हो सकते, HCG, HCR और HPL। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप डील कर सकते हैं। तो ये थोड़ा बहुत प्लेसेंटा से रिलीज होने वाले हार्मोन्स के बारे में जानकारी है। एक चीज और जान लेते हैं यहाँ से। देखिए इस डायग्राम के अंदर जो ये अब मैं ब्लैक पेन से एरिया मार्क कर रहा हूँ, ये एरिया मैंने मार्क कर दिया, इस एरिया को बोलते हैं कनेक्टिंग स्टॉक रीजन। क्या बोलेंगे, कनेक्टिंग स्टॉक रीजन। ये पूरा कनेक्टिंग स्टॉक रीजन है और धीरे धीरे इसी कनेक्टिंग स्टॉक रीजन में एक थिक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगी जिसे बोलते हैं अम्ब्लाइकल कॉर्ड। यहां पर एक क्या डेवलप हो जाएगी, एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। तो अब एक बात बताइए, ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो है ये कौन से टिश्यू से बनी हुई होती है, म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू से। अम्ब्लाइकल कॉर्ड जो होती है किससे बनी हुई होती है, म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू से। और ये अम्ब्लाइकल कॉर्ड इस कनेक्टिंग स्टॉक रीजन में डेवलप किससे होगी, ये डेवलप होगी यॉर्क सैक, एलेंटॉइस और थोड़ा बहुत पार्ट ये साइड में दिखाई दे रहा है एमनियन। एमनियन, यॉर्क सैक और एलेंटॉइस मिलकर क्या डिराइव करेंगे यहाँ पर, अम्ब्लाइकल कॉर्ड। तो ये अम्ब्लाइकल कॉर्ड क्या काम करेगी, इस फीटस को इस प्लेसेंटा से कनेक्ट करेगी। अम्ब्लाइकल कॉर्ड का कंटेंट क्या होगा, देखो इस रीजन में कंटेंट क्या आ रहा है, ये ब्लड वेसल्स। फाइनली यहाँ पर जो ब्लड वेसल हैं 3 मेजर ब्लड वेसल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं 2 अम्ब्लाइकल आर्टरीज और 1 अम्ब्लाइकल वेन। जिसमें से जो 2 अम्ब्लाइकल आर्टरीज होती हैं वो इस फीटस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां लेके आती हैं, प्लेसेंटा तक।
और फिर जो अम्बिलिकल वेन है जो 1 है नंबर में, वो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्लेसेंटा से कहां लेके जाती है, वापस फीटस में। तो यहां पर एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगी जिसे बोलेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड, जो म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है, जिसके अंदर अम्बिलिकल ब्लड वेसल्स हैं, 3 मेजर ब्लड वेसल्स, जिसमें से 2 अम्बिलिकल आर्टरीज और एक अम्बिलिकल वेन। 2 अम्बिलिकल आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां से कहां लाएंगी, फीटस से प्लेसेंटा तक। प्लेसेंटा में उस ब्लड का क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेशन। उसके बाद उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक अम्बिलिकल वेन वापस कहां लेके जाएगी, फीटस तक। और इस तरीके से चलता है फीटल सर्कुलेशन। तो ये है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में कुछ ओवरव्यू, आउटलाइन। इसके अलावा कुछ चीजें आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं कि ये जो फीटस यहाँ पर डेवलप हो रहा है, इसमें कब कौन से टाइम पर क्या चीजें डेवलप हो जाती हैं। तो जस्ट एक बात लिखी हुई है कि फर्स्ट मंथ के एंड तक आते आते हार्ट फॉर्म हो जाता है, फंक्शनल हो जाता है। यानी आप फर्स्ट मंथ के एंड तक आते आते किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू एफएसएच यानी फीटल हार्ट साउंड को भी महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड मंथ के एंड तक आते आते यहाँ पर लिम्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। थर्ड मंथ के एंड तक यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक आते आते, पहले 3 मंथ क्या कहलाते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एंड बोल दो या बोल दो थर्ड मंथ का एंड, वहां तक आते आते मेजर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हो जाते हैं। 5th मंथ तक आते आते, 5th मंथ के एंड तक आते आते बच्चे में मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से ये कुछ डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स लिखे हुए हैं ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ आपकी एनसीईआरटी में, जिनको आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं। लेकिन एक ओवरव्यू कि कैसे यहाँ पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुआ, जाइगोट से मोरूला, मोरूला से ब्लास्टूला, ब्लास्टूला से गेस्टूला बना, कैसे गेस्टूला के अंदर एम्ब्रियोनिक और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुए, कैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से 3 जर्म लेयर एस्टैब्लिश होकर फिर ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट होकर हमारी बॉडी बनना स्टार्ट हुई, कैसे ट्रोफोब्लास्ट के एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से ये बाहर के एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स फॉर्म हुई, जिसकी वजह से कोरियोन, एलेंटॉइस, एमनियोन और यॉर्क सैक बने, और फिर उनसे किस तरीके से ये प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्म हुआ। ये सारी बातें यहाँ पर ब्रीफ करी गई हैं जिनको आप याद रखेंगे।